हेलो डे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है। आज मैं क्लास 11th का पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में पूछा था कि ये चैप्टर कब आएगा हमारा, तो आपके लिए चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आज। चूँकि ये चैप्टर जो है आपके लिए क्लास 11th का एक कह सकते हैं कि बहुत प्राइमरी लेवल का चैप्टर होता है। प्राइमरी लेवल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जब आप 9th-10th में पढ़ते हो तो उसमें जितनी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी होती है वो यहाँ पर एक ओवरव्यू इसका होता है यहाँ पर। तो इसीलिए इसका नाम ही है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो जो भी उसमें आपने पढ़ रखा है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें जैसे मिक्सचर है, मेटल नॉन मेटल्स है और उसकी पूरी हिस्ट्री है, वो सब आप पढ़ लेंगे। एक एवरेज बच्चा उसको आराम से पढ़ लेगा क्योंकि वो 9th-10th में अच्छे से पढ़ के आता है। बोर्ड एग्जाम अभी भी देख रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो वो सब आप लोग पढ़ लोगे। हम शुरू करेंगे आप यहाँ से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। यहाँ से एक्चुअली इस चैप्टर का मेन पोर्शन शुरू होता है और उसके पहले का जो भी है मिक्सचर विक्सचर के बारे में और उसका प्रिपरेशन कैसे उसको चीज़ों को अलग करेंगे, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल सेक्शन है और मुझे उम्मीद है कि ये कहीं नॉर्मल या एवरेज बच्चा आराम पढ़ लेता है उसको बुक से, है ना। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे कि आपको इस टॉपिक से इसकी हेडिंग से पता चल रहा होगा कि हमें इसमें करना क्या है, किसके बारे में पढ़ना है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है या जिसमें है हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब सिर्फ इतना है, अगर मैं कैमरे से बाहर आ जाऊँ तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मेरे पास बोर्ड का यहाँ से सेक्शन है। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो दिखेगा नहीं, है ना। तो मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ता है इसको शो करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है क्योंकि इसके अंडर में ही सारी हेडिंग्स हमें पढ़नी है। ठीक है ना। तो केमिकल कॉम्बिनेशन से ये बताते हैं कि हमें जो भी रिएक्शंस करनी है, सपोज अगर ए और बी है तो इनके साथ साथ जब इसको रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, सपोज ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, तो उनमें कौन कौन सी चीजें लागू होती हैं, कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन में फॉलो होते हैं, ये हमें पढ़ना होता है। सबसे पहला जो लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको लेवेशियर ने दिया था। यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये समझना है कि जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। वो क्या रहता है? वो कंजर्व रहता है। यानी कि अगर A प्लस बी बना तो यहां का जो टोटल मास होगा, मैं टोटल मास की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां का जो टोटल मास होगा इसके C और D यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, यानी कि ये जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है इसके टोटल मास के बराबर होता है। या यूं कह लीजिए कि जो टोटल मास या Tm1 और Tm2 आएगा वो बराबर होते हैं दोनों। ठीक है। आगे बात समझ में। इसको हम कुछ एग्जांपल से भी आगे समझेंगे। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है आप बच्चों की आपको ये ध्यान रखना है कि जो मास होता है दोनों साइड का इक्वल होता है। आप चाहे जितना भी अमाउंट यहां ले लें, ठीक है, और तो जितना मास यहां इस्तेमाल होगा, याद रखना जितना मास इस्तेमाल होगा उतने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर डिपेंड करता है और भी हम आगे रूल्स पढ़ेंगे कि कितना कहां पर इस्तेमाल होगा, कितना वहां बचेगा। लिमिटेड रिएजेंट्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ए ज्यादा हो जाता है या बी कम हो जाता है या बी ज्यादा हो जाता है, ए कम हो जाता है, तो कौन सा ज्यादा पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो पहले दूसरा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कितना बचेगा, इस सब के बारे में न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर में और बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का पूरा टॉपिक यहाँ पर हम और एडवांस लेवल पर सीखेंगे। ठीक है। जो कि आपने 9th में हो सकता है आपको समझ में आया हो और हो सकता है ना भी आया हो। बहुत से बच्चों को 9th में मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है। ये फैक्ट है कि जब वो 9th में केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी टॉपिक होता है एक्चुअली ये। ठीक है। लेकिन वहां पर 9th के बच्चों को इस चीज समझ नहीं आती है। यहाँ मोल कॉन्सेप्ट हम फिर से पढ़ेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे, उस ज्यादा न्यूमेरिकल्स उससे ज्यादा करेंगे हम लोग। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक होने वाला है हमारा ये पहला चैप्टर, वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ही होंगे। तो हम यहाँ पर चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन से पढ़ रहे हैं तो कुछ थ्योरी का सेक्शन भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको जो बेस है वो कंप्लीट हो सके।
और यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करूंगा आपको, जिससे कि जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा शार्प हो सके। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। मास यहाँ पर जब भी हम रिएक्शन लेते हैं, जो भी रिएक्टेंट्स लेते हैं एक लेफ्ट हैंड साइड पर, वो उसका मास हमारे राइट हैंड साइड पर आने वाले प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है, या कह सकते हैं कि इसका मास जो होता है इसके इक्विवेलेंट होता है। जाहिर सी बात है कि वो बाद में आएगा, ये पहले से था, तो यानी कि इसका जो मास होगा वो इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, हमने इसको समझा, चलो ठीक है, आपने कह रहे हो मान लिया। ठीक है सर, रिएक्शन करके रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिएक्शन करके समझाइए। ओके, एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम। हमारे पास है एक रिएक्शन हमारे पास, ठीक है, ये रिएक्शन आपके बुक में भी है, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने भी ले लिया है। ठीक है, हमने ले लिया है एक रिएक्शन हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, इससे बनेगा हमारे पास AgCl प्लस NaNO3। ओके, मान लिया, ये रिएक्शन हमने लिख लिया है। एक बात बच्चों याद रखना, जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो उनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये होगा कि इसमें हमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें वाटर ऐड करना पड़ता है। अगर सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, अगर टेस्ट ट्यूब में हमने NaCl लिया हुआ है, तो उसको रिएक्शन कराने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि उसमें एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट चुटकी भर स्पैचुला से ले लिया, और उसमें हमने क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। तो जैसे वाटर डाल के उसको घोलते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, तो घुल जाएगा वो NaCl, और NaCl घुलने पर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको 10th में सिखाया गया होगा कि यहाँ पर हम इसको AQ लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम AQ लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम AQ लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी हम A और Q लिख लेते हैं। मेरा A और Q एक जैसा ही दिखता है, ठीक है, तो इसको देख लेना, A और Q लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, हमने लिखा, सपोज हमने इसका जो मास है, इसके लिए मतलब कि चूंकि हमें दिखाना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, जितना इधर रहता है उतना ही उधर आता है, तो हमने एक मास ले लेते हैं इसका कि NaCl जो हमारे पास है वो टोटल होगा, मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ NaCl के लिए, वैसे तो कुछ इतना भी वो नहीं है कि आप कितना ले कितना न ले, हम इसका निकाल लेते हैं। सपोज इसका हमारे पास निकाल लेते हैं, Na का हमारे पास है टोटल मास है 23, ठीक है, 23, और Cl का हमारे पास 35.5, Ag का हमारे पास, और NO3 का हमारे पास होगा, देखो वैसे तो यहाँ पर O3 होगा और फिर N होगा, क्योंकि NO3 को हम अलग अलग लिख लेते हैं क्योंकि उसका हमें अलग अलग कैलकुलेट ही करना पड़ता है। ठीक है, तो NO3 के लिए हमारे पास है 16 × 3 इक्वल टू 48, और नाइट्रोजन के लिए होगा हमारे पास 14 होगा एक्चुअली। ठीक है, और Ag का जो हमारे पास जो मास होगा बच्चा, वो होगा ये होगा लगभग 107। ठीक है, 107, मुझे याद नहीं था, ठीक है, मैंने अभी देखा है इसको, चूंकि इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, मुझे क्या किसी को नहीं याद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने यहाँ लिख लिया है अपने समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अगर हम एक मास लेते हैं, हमारे पास है 1.7, AgNO3 का है, अगर मैं ले लेता हूँ 0.585, ठीक है, या मैं इसको उल्टा कर लूँ तब भी चलेगा, या सीधा कर लूँ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और AgCl का जो भी मास आता है, अब देखो अभी ये तो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको आपस में कैलकुलेट, ये ग्राम में होगा, ये ग्राम में होगा, तो अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये आपने कैसे मान लिया। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि ये मैंने कहीं से माना नहीं है, वो अलग बात है, मैंने अभी मान लिया है, लेकिन ये कहाँ से आ गया वो मैं समझाता हूँ आपको। न्यूमेरिकल में भी दिया हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो इस तरह से मैंने लिखा है कि जब भी आप लैब में जाओगे और एक्वस सॉल्यूशन NaCl का और AgNO3 का तैयार करोगे, तो वहां पर क्या होता है कि आपको आपका टीचर NaCl और AgNO3 ऐसे ही उठा के नहीं दे देगा। ठीक है, वहां पर आपका होता है केमिकल बैलेंस, या इलेक्ट्रॉनिक होता है या फिजिकल होता है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना होता है कि जब भी आपका टीचर आपको सॉल्ट निकाल देगा तो आपको तौल कर देता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आपको निकाल करके तौलेगा, इतना ग्राम आपको देगा,
तो आपको वो वैल्यू यहाँ लिखनी चाहिए। तो जितना ग्राम आपको दिया गया है, लैब की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपको जो दिया गया है 1.7, ठीक है, और ये दिया गया है 0.85 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास आया 1.7 ग्राम, ये यहाँ पर है हमारे पास 585 ग्राम, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें देखना है कि हमने देखा, समझ हम ये कह रहे हैं कि A प्लस बी का जो टोटल मास होगा वो C प्लस डी के बराबर आता है। तो एक चीज हम और भूल रहे हैं, एक चीज हम ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर आता है H2O भी, और यहाँ पर भी आएगा H2O। अब ये H2O कहाँ से मैंने ऐड कर लिया, तो बच्चा हमने अभी बताया एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो NaCl, ये है NaCl का मास, ये सिर्फ NaCl सॉल्ट का मास है, जबकि ये भी क्या है AgNO3 का सॉल्ट का मास है। अभी हमने H2O ऐड कर लिया है, तो H2O को हमने मन से मान लेते हैं समझने के लिए 200 ग्राम हमने एक्स्ट्रा में ऐड कर लिया। फिर यहाँ पर भी हमने 200 ग्राम, अब देखो यहाँ पर अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ 200 ग्राम हमने, क्योंकि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड का मास पता होगा, राइट हैंड साइड का हमें निकालना है, और निकाल के देखना है कि क्या ये और ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, जिससे कि हमारा ये जो है प्रूव हो सके कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है कंजर्व रहता है, ठीक है। हमने क्या किया कि 1.70 फिर 0.855, ठीक है, 0.585 को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर आएगा ये 5, ये 8, ये आएगा 7, ये और 2.285 आता है, ठीक है। हाँ चलो मान लिया। अब यहां पर हमने 200 और जोड़ देते हैं, तो वापस आएगा 202.285 ग्राम आता है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू इसकी आती है। अब एक बात नोटिस करने वाली बात यह है कि आपके पास यहां पर आएगा AgCl 1.435 और NaNO3 का मास आता है हमारे पास, वो है 0.85, ये हमारे पास आएगा 0.85, सपोज इतना आया। अब कहोगे कि सर ये कहां से आ गया, तो जब हम इसको कैलकुलेट मतलब कि इससे रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन करने पर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको भी तो हम तौल सकते हैं। अगर ये तौल सकते हैं, ये माप सकते हैं या ये मेजर कर सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास इतनी वैल्यू आई, तो हम इसको भी जोड़ देते हैं 1.435, यहां पर आया 0.850, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं 5, 8 या 2, ठीक। और यहाँ 200 ग्राम हम अगर वो H2O हमारे पास होगा तो वो जाहिर सी बात बना रहेगा, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 00, तो वापस आएगा 202.285, ये वापस कितना आएगा 285। देखो आप ध्यान देखो 202.285, 202.285 आ गया। इस तरह से हम ये पता कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो जितना मास था दोनों सॉल्ट को मिला करके, उतना ही राइट हैंड साइड का भी मास आता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम चाहें तो H2O से H2O काट सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ कॉमन होगा, अगर दोनों तरफ कॉमन है तो दोनों तरफ का मास भी कॉमन होगा। लेकिन जो हमारे पास सॉल्ट बन रहा होगा, सॉल्ट का यहाँ पर मास कुछ और आएगा, यहाँ पर मास कुछ और आएगा, तो आप इसको यहाँ से भी काट सकते हो, और दोनों का जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 2.285 2.285 आप देख सकते हो। इसलिए इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। आप हमने एक तरीके से समझा, इसी रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं, इस रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं कि अगर हमने ये जो वैल्यू लिख रखी है इसके हिसाब से हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास लिखा हुआ है NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, फिर AgNO3 प्लस H2O इज इक्वल टू, अब उसके आगे क्या है AgCl प्लस NaNO3 और प्लस H2O। अब जैसे कि हम जानते हैं H2O से H2O हम काट सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि जितना हम पानी ऐड करेंगे उतना ही पानी बचा रहेगा। हमारे पास आता है यहाँ पर NaCl की जो टोटल वैल्यू आएगी वो 23 प्लस 35.5, इसको हम जोड़ लेते हैं तो वापस आएगा 5, ये 8, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 58.5। AgNO3 का हमारे पास है, तो AgNO3 हमारे पास 107। अब वैसे इसको जोड़ने की जरूरत तो है ही नहीं, एक बात और समझा दूं मैं, फिर भी मैं जोड़ के समझा दूंगा आपको। वो इसलिए कि हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है वो NaCl AgNO3 इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि और इनका मास हमने यहाँ लिख रखा है, तो
यहाँ पर NaCl और AgNO3 मिल रहा है, यहाँ पर भी Ag और Cl NaNO3 मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सबके मास जोड़ोगे और यहाँ पर जब सबके मास जोड़ोगे तो इधर का मास अपने आप बराबर आ जाएगा। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? अगर इतनी बात समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिवाइव करके देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता क्या है कि जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करता है। तो डिफिनेशन में नहीं जाते हैं, डिफिनेशन तो आपको इनसाइड में मिल जाएगी। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहता क्या है, एक्चुअली ये है क्या। देखो, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड, एग्जांपल तौर में लेता हूँ H2O। H2O चाहे जहां से भी आप लोगे, चाहे जहां से भी बनेगा इनफैक्ट, ठीक है, चाहे वो जिस चीज से भी, जिस भी मेथड के थ्रू आप H2O बना रहे हो, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, उनके जो कॉम्बिनेशन है बाई मास उनका फिक्स होता है। जैसे कि CO2 है, CO2 आप चाहे जिस भी मेथड से बना लो, जिस भी मेथड बना लोगे, उनका जो कंपोजिशन है बाई मास हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, एग्जांपल तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे हमारे पास H2O है, ठीक है, H2O बहुत सारे तरीकों से बन सकता है। आप कोई भी रिएक्शन ले लो, उससे बहुत सारे तरीके से बन सकता है। मैं CO2 लेता हूँ समझाने के लिए। CO2 आपको बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, ठीक है, इसको हीट करोगे तब भी CO2 बनेगा। फिर अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराते हो तब भी आपके पास ये CaCl2 प्लस H2O, देखो यहाँ पर भी H2O बना और यहाँ पे CO2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर CO2 बनेगा। उसके अलावा आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तब भी CO2 बनेगा। ठीक है, और अगर मैं और भी कुछ तरीके देखना चाहूँ तो हमारे पास और भी तरीकों से बनता है। जैसे कि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर भी CO2 बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब आपको यहाँ पर भी CO2 दिखता है, ठीक है, यहाँ पर भी CO2 दिखता है, यहाँ पर भी दिखता है और यहाँ पर भी दिखता है। तो यहाँ पर एक ही मकसद है बताने का कि CO2 आप चाहे जिस भी मेथड से बना लोगे, उसमें जो कंपोजिशन है कार्बन और ऑक्सीजन का बाय मास हमेशा फिक्स होता है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 12 और 32 ही आएगा। अगर इसको सिंपल रेशियो में हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको हम और सिंपल में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 4, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 3, ठीक है, और यहाँ पर 8, यानी कि 3:8 का रेशियो आता है, चाहे जिस भी मेथड बना लोगे। यही होता है डिफरेंट प्रोपोर्शन किसी भी कंपाउंड का, चाहे उस कंपाउंड को जिस भी तरीके से बना लो आप, जिस भी मेथड बना लो, चाहे वो जितनी भी कोई भी कंडीशन होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी होगा, उसमें जो कंपाउंड अगर कोई एक सेम कंपाउंड बार बार बन रहा है अलग अलग मेथड से और अलग अलग कंडीशंस में, तो वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या जो भी कंपाउंड बनेगा, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, उनका बायमास हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये कहता है कि a chemical composition compound always contains the same element combined together in a fixed proportion। ठीक है, बाय मास याद रखना, बाय मास हमेशा याद रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द केमिकल कंपोजिशन हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी कि उनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। अब कंपोजिशन में मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि अब वो जब आपस में कंबाइन होंगे यानी कि जुड़ करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, तो उनको कंपोजिशन कहते हैं। और उनका कंपोजिशन बाय मास हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। बस यही बताना है आपको, बस यही बताना है, इतना याद रखना। ठीक है, अब इसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन हम चारों जितने भी 3-4 हमारे पास ये लॉज हैं उनको हम पढ़ के लेंगे एक बार में, इससे हमारा जो बेस है या थ्योरेटिकल सेक्शन है वो कंप्लीट है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास लॉ है, दूसरा लॉ है वो भी काफी अच्छा लॉ है। ठीक है, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो अब यहां पर बच्चों को थोड़ा डाउट हो जाता है,
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। वही होता है कि अभी हमने कहा कि सर आप कह रहे हो कि ठीक है लॉ ऑफ कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बनेगा तो उसका कंपोजिशन फिक्स होता है। एक चीज और मैंने बताया कि ठीक है आप कि यहाँ पर किसी भी कोई एक कंपाउंड बनेगा, जिस भी मेथड से बनेगा उसका केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम होता है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे कि ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। केमिस्ट्री में, साइंस में एक्सेप्शंस आते रहते हैं। आपने 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, आगे भी पढ़ते रहोगे। एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगे आपको। बिना एक्सेप्शंस के साइंस हो ही नहीं सकती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो। अब देखो, मैं अभी तो मैंने कहा ये कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी कंपाउंड आप चाहे अगर जिस मेथड बनाओगे उसका केमिकल कंपोजिशन बाय मास फिक्स होता है, ठीक है ना। और बाय मास तो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, वहां उसको थोड़ा गौर से देखिएगा प्लीज। कि मैंने अगर एग्जांपल ले लिया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैं लेता हूं, तो अगर यहां पर मैं अलग अलग जो सिचुएशन से मैं क्रिएट करता हूं, सिचुएशंस अलग अलग क्रिएट करता हूं, तो एक सिचुएशन में ये बनता है CH3CH2OH, ठीक है। दूसरी तरफ ये बन जाता है CH3OCH3। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस कंपाउंड को ध्यान से देखो इसको, कि यहां पर जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, और जब नंबर ऑफ एटम्स सेम है और वही सेम एटम्स हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हैं, तो अगर इनका मास निकालोगे तो वो सेम आएगा, मास भी सेम आएगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पर ये है एल्कोहल, जबकि ये है एक ईथर, ये डायमिथाइल ईथर है, जबकि ये एथिल अल्कोहल है। ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। इसीलिए ये हर जगह ट्रू नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शंस जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से ही आते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे लॉ की तरफ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमने जाना कि ठीक है, आपने कहा कि इतना इतना होता है, हमने समझ लिया, ओके नो प्रॉब्लम, हमने आपकी बात समझ ली। लेकिन यहां पर तो यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है। यहां क्या हो रहा है कि वो कह रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन, जबकि वहां कह रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों एक दूसरे से एकदम विरोधाभास है, यानी कि अपोजिट बातें हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि अब एक कोई कंपाउंड है, एक्चुअली वो क्या करता है कि वो बताता है किसी एक कंपाउंड के बारे में। एक कंपाउंड डिफरेंट मेथड से बनाओगे तो उनका जो कांस्टेंट पार्टिकल है, जो कंपोजिशन है, वो फिक्स होता है, बाय मास की बात करता है। लेकिन यहां पर क्या है कि वो किसी दो एलिमेंट्स की, किन्हीं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की बात करता है, वो किन्हीं मिनिमम की दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। दो एलिमेंट्स का अगर हम बात करें तो कई सारे प्रोपोर्शन में जोड़ सकते हैं आपस में, इसलिए बात करता है मल्टीपल प्रोपोर्शन में। मतलब कि दो एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शन में जुड़ सकते हैं वो, और जुड़ करके वो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब 2:1 के फॉर्म में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं H2O, ठीक है। क्या बनाते हैं? H2O। उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन जब ये 1:1 के फॉर्म में जुड़ते हैं, अभी यहां पे मैंने बताया H2O होता है, अब जब ये 2:2 के फॉर्म में जुड़ते हैं तो बनता क्या है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो है दो ही एलिमेंट हैं, अब लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है, तो अलग अलग कंपोजिशन हो जाएगा, तो ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट होती है। अब मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में। इनफैक्ट कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ेंगे तो एक परसेंट जुड़ेंगे तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO। और वहीं पर अगर ये 1:2 के रेशियो जुड़ते हैं तो ये बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां पर भी आपने देखा कि दो एलिमेंट आपस में अलग अलग प्रोपोर्शन जुड़ करके दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल देखने को मिलता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। जब मैं इधर आता हूं, क्योंकि इधर काफी इधर हो गया कैमरा, थोड़ा सा फोकस उधर है, तो प्लीज थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, है ना। मैं अगर आप थोड़ा दूर हो जाता हूं तो
मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इसका जो प्रोपोर्शन देखने को मिलता है आपको, इसमें कई सारे प्रोपोर्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि N2O, ठीक है, फिर N2O2, ठीक है, फिर N2O3, N2O4, N2O5, इस तरह के आपको देखने को मिलता है। यहां पर प्रोपोर्शन क्या मिलेगा, बाई मास की अगर बात करूंगा मैं, तो बाई मास यहां पर 14:16, फिर यहां पर सॉरी यहां पर 14 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यहां पर 28:32, यहां पर 28:48, हाँ, फिर यहां पर 28:64, यहां पर 28:80। देखो आप देखो क्या है, ये हर जगह सेम है, ये हर जगह सेम है, लेकिन ये देखो आप क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो प्रोपोर्शन सबका सेम मतलब कि वो डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता जा रहा है, और चेंज होकर के वो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ये अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। आदि समझ में, यही इसी बारे में बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसमें हमें और क्या जानना है भाई, इसमें हमें और क्या जानना है, इसमें सिर्फ ये जानना है आपको कि जब भी दो कंपाउंड सॉरी दो एलिमेंट, जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, फॉर्म करते हैं, या मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उनका जो मास होता है एक एलिमेंट का जो दूसरे से कंबाइन हो रहा है, वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, ठीक है, वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। यहां पर चाहे आप देख लो, अब देखो फिक्स रेशियो में हो सकता है या उसके मल्टीपल में हो सकता है, फिक्स में हो सकता है या उसके मल्टीपल में हो सकता है। जैसे यहां पर देखो 1:1 था, यहां 1:2 हो गया, कभी भी 1:1.5 नहीं होगा, उसके मल्टीपल में आएगा हमेशा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 2 के बाद 4 या 8 होगा, इस तरह से होता है। इसका सीरियस करने का मतलब ये है कि जो भी एटम्स आपस में जुड़ते हैं वो पूरे के पूरे जुड़ते हैं, आधे नहीं जुड़ते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपको कई जगहों पर ऐसे भी रिएक्शन देखने को मिलेगी, जैसे 3/2 है, 1/2 है। आप अगर अभी 10th से 11th में आए हो तो आपको प्लास्टर और पेरिस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वहां पर हाफ H2O लिखा होता था, तो वहां पर आपको अभी पहली बार देखने को मिला हाफ H2O, ठीक है। लेकिन अब आगे 11th और 12th में आपको कई जगह पर ऐसे जब केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो इस तरह से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर हाफ नहीं होता है, वो सिर्फ सिंबॉलिकली लिखते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। ये हमें थोड़ा सा इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है। आगे बढ़ते हैं, आई होप कितना समझ में आ गया हो। और एक बात और कि इनकी जो थ्योरीज हैं, जो डेफिनेशंस हैं, आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बस समझने की कोशिश करिए। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जरूर आप यहाँ पर देखिएगा, मैं इनके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी वे पर समझा दूंगा, बहुत इजी वे पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है, बहुत ही इजी वे पर कर दूंगा, बहुत सारा काम किया है मैंने इस पर, ठीक है। आप इसको आगे की जो वीडियोस हैं जरूर देखिएगा, जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कोई भी दिक्कत होगी बताइएगा जरूर। मैं हर चैप्टर मतलब कि हर टॉपिक से काफी कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करवाऊंगा, उसको जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो है हमारे पास लॉ है उस पर तो हमारे पास तीसरा लॉ है। तीसरा लॉ में हमारे पास हमने डिविजन इस बार लिख रखी है, क्योंकि डिविजन थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है ए और वो बी और सी से रिएक्ट कर रहा है, और बी और सी से रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है, दो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। देखिए समझिए इसको, मान लीजिए हमने एक काम करते हैं, हम इसको पहले हम हमारे पास जो कुछ ठीक है, मैंने लिखा कि एक कंपाउंड ए है या एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, एक एलिमेंट ए है, वो बी और सी से रिएक्ट करता है, बी और सी से रिएक्ट करके बनाता है ए बी और इससे बनाता है ए सी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ में आता है, ए बी और ए सी बन गया है। लेकिन ये लॉ ये कहता है कि जब ये दोनों आपस में बनेंगे तो इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, इनका भी जो मासेस का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। इसके अलावा अगर इसको हटा करके ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इनका भी जो रेशियो होगा मासेस का वो भी फिक्स होता है। देखो लिखा हुआ है,
When different masses of element A combined with two other elements B and C to form two compound, and if B and C also combine to form compound, their combining masses are in a simple proportion or be a simple ratio. अब देखो B और C जब भी आपस में रिएक्ट करेगा या कंपाउंड फॉर्म करता है तो इनके मासेस का भी इनका मास जो है जिनका भी मासेस होगा वो सिंपल रेशियो होगा, एक सिंपल रेशियो में आएगा। एग्जांपल दो पर समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मेरा रजिस्टर मेरा देखो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो। हमारे पास कोई एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। हाइड्रोजन को हमने कराया दो चीजों से रिएक्ट, एक हमने कराया Na से और दूसरे से कराया हमने O से लेते हैं, ठीक है, O से लेते हैं। अब देखो हमारे पास यहां पर बनेगा या Cl से लेते हैं समझाने के लिए, अभी हम O से भी करवा के देखेंगे, हाइड्रोजन को O से भी करवा के देखेंगे आगे, ठीक है ना। ये मैं सोचना कि सर ने हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आगे करा के देखेंगे। यहां पर NaH, यहां पर बनेगा HCl, दो कंपाउंड बने। तो अगर इनका मासेस देखा जाए तो इनका मास आएगा 23:1, 23 सोडियम का और हाइड्रोजन का 1, इसका आएगा 1:35.5, यही तो आया, ये तो हमारे पास रेशियो है। अब यहां तक तो ठीक था। इसमें ये कहता है कि अगर आपने हाइड्रोजन का सोडियम के साथ हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो इनका एक सिंपल रेशियो बनता है, ठीक है। अब चूंकि वो आगे कट नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो 23 यहाँ पर जब जो कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे लिख लेता हूँ NaH, यहाँ लिख लेता हूँ HCl, यहाँ पर आएगा 23:1, यहाँ पर आएगा 1:35.5, ठीक है। समझ में आती बात? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आगे डिवाइड नहीं हो रहा था, ये सिंपल रेशियो हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखो वो कहता है आगे कि इसके हाइड्रोजन के अलावा अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो बचते हैं Na और Cl। तो जब Na और Cl आपस में कंबाइन होंगे तो उनका भी जो मासेस का रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा, यानी कि जब ये होगा तो जो यहाँ पे बचा हुआ है यानी कि 23 और 35.5 यही इनका रेशियो होगा उस बनने वाले कंपाउंड में भी। चलो ये ठीक है, इतना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो अगला एग्जांपल देखिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन, सल्फर का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मैंने बोला था ऑक्सीजन करा देते हैं, वहां भी करा सकते थे, आप कहो तो वहां भी करा दूंगा, ठीक है। यहां पर देखो अब क्या होगा यहाँ पर कि अब हाइड्रोजन का सोडियम और हाइड्रोजन को भी करा देख लेते हैं हम, सोडियम और ऑक्सीजन भी करा देख लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर ने हटा दिया था उसको। तो यहाँ पर ये बनेगा NaH और यहाँ पर बनेगा H2O, यहाँ बनेगा 23.1, यहाँ बनेगा 2:16, यहाँ पर डिवाइड हो सकता है तो बनेगा 1:8, ठीक है। तो अब जब ये अब हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, अगर चूंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन था, अब वो मैं हटा देता हूं तो जब भी N और A ऑक्सीजन का बनेगा तो ये N2O के फॉर्म में बनेगा। मैंने कहा सिंपल रेशियो या उसको मल्टीपल हो सकता है। तो अब देखो जब 2 बनेगा यहाँ पर तो 23 × 2 यानी कि 46 बन जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास रहेगा कितना 16, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास बनेगा H2S जबकि यहां पर बनेगा H2O, ठीक है। यहां पर बनेगा हमारे पास 2:32 जबकि यहां पर बनेगा 2:16, बात समझिएगा। अब मैं 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी मैं हटा देता हूं, दोनों तरफ से डिवाइड हो गया। अगर अब ये सल्फर और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सपोज SO अगर बनता है, बनता नहीं है मैं जानता हूं, अगर सपोज SO बनेगा तो यहां पर बनेगा 32:16 ही तो आएगा जितना यहां बचा हुआ है, लेकिन बनेगा क्या SO2, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 32:32 बनेगा। बस इतनी सी बात ही कहता है। एक और एग्जांपल देख लो। अच्छा यहां पर कहता है हाइड्रोजन, मैं और एग्जांपल लेता हूं कार्बन, ठीक है, और यहां लेता हूं ऑक्सीजन के बारे में, फिर से ऑक्सीजन आया। यहां पर बनेगा सपोज CH4 बनता है, सपोज CH4 बना, ठीक है। यहां पर बनेगा H2O, ठीक है सर आपने कह रहे मान लिया। यहां पर कार्बन का जो मास आएगा 12:4 आएगा, ठीक है। यहां पर आएगा 2:16, तो ये डिवाइड हो सकता है तो बनेगा क्या
ये डिवाइड हो जाएगा 3:1 और ये डिवाइड होकर बनेगा 1:8। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कोई प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, क्योंकि वो तीसरे कंपाउंड के बारे में बात करता है, इन दोनों के अलावा तीसरे कंपाउंड के बारे में बात करता है, जब ये बी और सी आपस में कंबाइन होंगे, तो बी और सी जब कंबाइन होंगे तो उनका भी एक फिक्स रेशियो होता है, एक डिफरेंट मतलब कि रेशियो क्या होता है, जो उनका जो सिंपल रेशियो होता है। तो वहां पर मैं ये कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में बात करूंगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो उनका भी रेशियो क्या आएगा, 3:8 ही आना चाहिए। सिंपल रेशियो बात करता है, सिंपल रेशियो 3:8 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर जब कार्बन और ऑक्सीजन बनेगा तो CO2 फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होकर बनेगा क्या, 12:16 2 32। डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3:8 आ जाएगा। यही कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अगला जो लॉ है गै-लुसेक लॉ, ठीक है। इसको दिया था जोसेफ लुइस गै-लुसेक ने, ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, जो कि ये है तो बहुत सिंपल, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मैं H2 और Cl2 ले लेता हूँ तो इनका जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यहाँ पर जो कि एवोगाड्रो नंबर वगैरह भी इनके क्वेश्चंस में आ जाता है, तो हम एवोगाड्रो नंबर के साथ इसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो हम अभी आज इतना ही रखते हैं, और इसको हम एवोगाड्रो लॉ के साथ एवोगाड्रो नंबर के साथ हम पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ठीक है। जब ये लॉस खत्म हो जाएंगे, यानी कि इसके बाद और एवोगाड्रो लॉ के बाद हम इन सभी के क्वेश्चन भी करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन से कम नहीं करेंगे, जिससे कि ये सारे जो क्वेश्चंस जो हमारे पास बेसिक्स थे, जो लॉस था उसके बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट और शार्प हो जाए हमारे, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास हमने एक शीट तैयार करी है जिसमें 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन भी हैं, 10 में कराऊंगा, कुछ मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और कोई भी चीज अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।